हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में हमने पाषाण काल के पहले कालखंड पूरा पाषाण काल को अच्छे से पढ़ लिया है। पूरा पाषाण काल में भी हमने पूरा पाषाण काल के तीनों कालखंडों निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को अच्छे से पढ़ लिया है। हमने इन सभी कालखंडों की विशेषताओं को और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों को देख लिया है। अब हम पाषाण काल के अगले कालखंड मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल को इतिहास का संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है। इसमें कुछ विशेषताएं पूरा पाषाण काल के अंत की देखने को मिलती हैं एवं कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल के शुरू की देखने को मिलती हैं। इसलिए इसे इतिहास में संक्रमण काल के भी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पाषाण काल के अगले कालखंड यानी मध्य पाषाण काल को शुरू करते हैं। हम मध्य पाषाण काल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल का कालक्रम जो है 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक है। कहीं कहीं ये डेट अलग भी देखने को मिलती है, लेकिन लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर 8,000 वर्ष पूर्व तक ही माना जाता है। सन 1867 एडी में सीएल कार्लाइल द्वारा विंध्य पर्वत के क्षेत्र में 1 से 8 सेंटीमीटर के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किया गया, जो कि मध्य पाषाण काल के उपकरण थे। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक काल क्यों कहा जाता है, अभी हम इसको देखेंगे। उससे आगे पढ़ने से पहले थोड़ा हम पीछे की चीजों को समझ लेते हैं। हमने उच्च पूरा पाषाण काल में देखा था कि कैसे धीरे धीरे हिमयुग की समाप्ति हुई, फिर तापमान में वृद्धि हुआ, गर्मी व सूखा हुआ, जलवायु और पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ। परिणाम स्वरूप जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की नई किस्मों व प्रजातियों का विकास हुआ और आकार अपेक्षाकृत पहले से छोटा हुआ। छोटे जानवरों के शिकार हेतु आवश्यकता अनुसार नए और छोटे औजार बनाए गए, जिसे माइक्रोलिथिक औजार कहा गया। इन औजारों की मारक क्षमता पहले से अधिक है एवं छोटे जीव जंतुओं पर इन औजारों का प्रयोग अत्यधिक प्रभावित है। माइक्रोलिथिक औजार के ही वजह से मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। औजार क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर के साथ साथ कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी, अरगेट जैसे पत्थर तथा हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण बनाए जाने लगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर, जिससे कि पूरा पाषाण काल में औजार बनाए जाते थे, उनका यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ नए प्रकार के पत्थरों से भी औजार बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा पाषाण काल की विशेषताएं देखने को मिल रही है, साथ में नए प्रकार के पत्थरों से भी औजार बनाए जा रहे हैं। पुराने उपकरण अभी भी चल रहे हैं, लेकिन नए उपकरण पहले से अधिक प्रबल एवं महत्व रख रहे हैं। अगला हम औजारों का प्रकार देखते हैं। औजारों का प्रकार त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार एवं समलंब तरह के औजार बनाए जाने लगे। पहले हम देखते थे कि औजार कोर संस्कृति से एवं फलक संस्कृति से बनाए जाते थे। उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हमने ब्लेड संस्कृति को भी देखा, लेकिन यहाँ पे औजारों का आकार एवं प्रकार पूरी तरह से बदल चुका है। इस तरह के औजार बनाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि औजार ऐसे बनाए जाने लगे जिसके कि सभी कोने नुकीले हों एवं इससे किसी भी जानवर को मारने पे इसमें से कोई भी नुकीला हिस्सा जाके उस जानवर को लगे और जानवर चोटिल हो, घायल हो, जिससे कि ये लोग उसे पकड़ सकें। वहाँ पे जानवर को मारने की शैली ऐसी थी कि जैसे जानवर नीचे जा रहा है, ऊपर से पत्थर फेंक दे रहे हैं, या बगल में जानवर है उसे सामूहिक रूप से पकड़कर उसे पत्थरों से मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे औजार इस प्रकार से बनाए जाने लगे कि दूर से जानवरों को फेंक के मारा जा सके। नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि इन्हीं औजारों में घर्षण करके, इनको पॉलिश करके और भी अत्यंत नुकीला, धारदार एवं तीखा कर दिया जाएगा, जिससे कि ये अधिक प्रभावी हो जाएंगे। तो वहां से नव पाषाण काल में हमें पॉलिशदार और चकमक उद्योग देखने को मिलेगा। यहाँ मध्य पाषाण काल में फेंक कर मारने से यहाँ पे एक नई शैली का विकास हुआ। वो प्रक्षेपात तकनीकी से आखेट की खोज एवं तीर कमान प्रणाली का विकास हुआ। चूंकि यहाँ पे आखेट अब हथियारों औजारों को फेंक कर मारा जाने लगा, इसलिए यहाँ पे इस तकनीकी का विकास हुआ। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है, वह आग का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आग का प्रयोग हमने पढ़ा था निएंडरथल मानव द्वारा किया जाने लगा था, परंतु भारतीय संदर्भ में आग का प्रयोग हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। और ये सभी जानकारियां हमें मध्य पाषाण कालीन स्थलों से जो अवशेष मिले हैं एवं मध्य पाषाण कालीन जो शैलाश्रय हैं उसमें अंकित चित्र हैं, उनसे ये सारी जानकारियां मिलती हैं, जिसे हम अभी आगे देखेंगे।
तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहले हम राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सांभर नाम एक जगह है, वहाँ पे मध्य पाषाण कालीन प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद राजस्थान के ही बागौर में जो भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन पशुपालन का व्यापारिक महत्व या उसका सदुपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। इसका उपयोग हमें नव पाषाण काल में देखने को मिलता है। यहाँ पे मानव अभी पशुओं को अपने पास रखना या पशुओं के बीच में रहना, पशुओं के इर्द गिर्द रहना, एक तरह से पशुओं के साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन पशुओं का किसी भी तरह से अभी इस्तेमाल वो नहीं कर पाता था, सिवाय उसके मांस को खाने से। अब आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में 3 जगह है। एक सराय नाहर है, दूसरा महादहा है, तीसरा दमदमा है। सराय नाहर में 35 नरकंकाल क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं। इससे यह ज्ञात हुआ है कि वहां पे सामूहिक नरसंहार या बाह्य आक्रमण हुआ था, जिससे कि इतनी भारी मात्रा में लोग मारे गए थे या उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ स्तंभ गर्त मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं। स्तंभ गर्त वो होते हैं जैसे घरों में जमीन पर फर्श पर गड्ढे बनाए जाते थे, उन गड्ढों में खंभे लगाए जाते थे और उस खंभों के सहारे झोपड़ियां बनाई जाती थी। इससे ये ज्ञात होता है कि अब मनुष्य धीरे धीरे जंगलों से अब अपने आवास को इस तरह से बना रहा था, जैसे झोपड़ियों में पहले तो जंगलों में रहा करता था, वृक्षों पे रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। इन सभी से ज्ञात होता है कि अब मनुष्य छोटे समुदायों में रहना शुरू कर दिया था। महादहा में जो अवशेष मिले हैं, महादहा सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है और यहाँ पे हड्डी के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं। मृग सिंह के छल्ले मिले हैं, यानी कि हिरण के सिंह के छल्ले मिले हैं। युगल समाधान, जिसमें कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसमें जो शव हैं उनके सिर पश्चिम में और पैर पूर्व दिशा में है और यहाँ पे भी स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे मिले हैं। दमदमा में 41 नर कंकाल मिले हैं, जिसमें कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल, 5 कब्र में युगल समाधान और 35 कब्र में एकल समाधान देखने को मिलता है। यहाँ पे दमदमा में जो 5 कब्रें हैं जिसमें युगल समाधान मिला है, यहाँ पे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये समाधान स्त्री पुरुष दोनों के हैं या केवल पुरुष के हैं या स्त्री के हैं। लेकिन महादहा में जो युगल समाधान मिला था उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि वो स्त्री और पुरुष के हैं। इसके अलावा दमदमा में भेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस, हाथी, गैंडा एवं सूअर के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। फिर उत्तर प्रदेश में ही विंध्य पर्वत के क्षेत्र में मिर्जापुर जिले में लेखैया नामक एक जगह, वहाँ पे 17 नरकंकाल मिले हैं, इन नरकंकालों के भी सिर पश्चिम और पैर पूर्व दिशा में है। और वहीं पे 2 जगह और है, मोरहाना पहाड़ और बगली खोर, यहाँ पे भी मध्य पाषाण कालीन कुछ छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। फ्रेंड्स, लेखैया और महादहा में जो नरकंकाल मिले हैं, इनके दोनों जगह के नरकंकालों के सिर पश्चिम और पैर पूर्व दिशा में है। इससे ये ज्ञात होता है कि इन लोगों में अब कोई न कोई धार्मिक परंपरा का बीजारोपण हो गया था, जिससे कि ये जब किसी शव को दफनाते थे तो उसका सिर पश्चिम में और पैर जो है पूर्व दिशा में रखते थे। और इनकी जो कब्रें होती थी वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती थी, बहुत कम ही गहरी होती थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही एक नई जगह मिली है, पनौरा सोनभद्र जिले में। यहाँ पे मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय शैल चित्र मिले हैं। इसमें क्या मिला है कि गाढ़े भूरे और लाल रंग से चित्रित मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय। हम लोगों ने उच्चपुरा पाषाण काल में जो शैलाश्रय रायसेन में सर्वप्रथम चित्रकारी का साक्ष्य देखा था, उसमें गहरे हरे एवं लाल रंग की चित्रकारी देखी थी और वहाँ पे चित्रों के जो लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा 1 से 2 मीटर की होती थी, लेकिन यहाँ पे कम, यहाँ पे जानवरों के आकार छोटे बनाए गए हैं। चित्रकारी में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इसमें गाढ़े भूरे रंग से मानव द्वारा धनुष बाण से हिरण या सांभर का आखेट करने के दृश्य दिखाए गए हैं। लाल रंग से हिरण, जंगली सूअर, भैंसा, मोर व अन्य पशुओं के अलावा सामूहिक नृत्य तथा भाला लिए मनुष्यों के चित्र अंकित किए गए हैं। और इनकी शैल चित्रों से एक बात का और पता चलता है, वो यह कि अब मनुष्यों में धीरे धीरे सामाजिक भावना का जो भाव है वो पहले से अधिक जागृत हो गया था, क्योंकि अब मनुष्य अपने शरीर को पत्तियों से, वृक्ष के छालों से और जानवरों के खाल से ढकने लगा था।
जिससे कि पता चलता है कि अब इनमें सामाजिक भावना भी जागृत हो गई थी। अगला हम देखते हैं गुजरात में लंघनाथ नामक जगह है मेहसाना जिले में। यहाँ पे 14 नरकंकाल मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, साथ में कुछ मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म उपकरण भी मिले हैं। और यहाँ पे जो गर्त चूल्हे मिले हैं उनमें जानवरों की जली हड्डियां मिली हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि ये लोग अब जानवरों को पकाकर खाना शुरू कर दिए थे। पहले क्या है कि कच्चे मांस का भक्षण करते थे, कच्चे मांस को ही खाते थे। वह वनों में मिलने वाले वनोपज जैसे फल हो गए, कंदमूल हो गए, मछलियां पकड़कर यही सब खाते थे। लेकिन अब ये लोग पकाकर खाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ नामक एक जगह है, वहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक में एक जगह है उत्तरी बेंगलोर के पास जलालहल्ली, और उड़ीसा में संभलपुर एक जगह है, वहाँ पे भी प्राकृतिक शैलाश्रय और उसमें खुदे हुए रेखा चित्र मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये है मध्य पाषाणकालीन। वैसे स्थल तो बहुत हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी है और जहाँ से हमें परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मध्य पाषाण काल को अच्छे से समझा, इनकी विशेषताओं को देखा और इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण स्थलों को देखा। वो कैसे कैसे मनुष्य में अब पहले पूरा पाषाण काल की अपेक्षा इसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको भी देखा, और धीरे धीरे कैसे आधुनिकता की तरफ मानव बढ़ रहा है इसको भी हमने समझने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में हम पाषाण काल के अगले पोर्शन यानी नवपाषाण काल को पढ़ेंगे। नवपाषाण काल को एक क्रांति के रूप में जाना जाता है। क्रांति इसलिए क्योंकि वहां पे पहुंचते पहुंचते इंसान को कृषि का ज्ञान हो गया था, मनुष्य कृषि करने लगा था। और जब कृषि का ज्ञान हो गया था तो जब वो फसल उगाता है तो फसल को काटने के लिए लगभग साल भर का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे उनके अंदर स्थायी आवास का विकास हुआ, जिससे घरों का विकास और गाँव का विकास देखने को मिलता है। कि जब फसल होगी तो उसे रखने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंसान फिर हाथ द्वारा और चाक द्वारा निर्मित बर्तनों को बनाएगा। इससे मृदभांड का विकास देखने को मिलता है। फिर उन बर्तनों पे चित्रकारी और नक्काशी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से मतलब नवपाषाण काल को एक क्रांति के रूप में, अन्य भी नवपाषाण काल की और भी विशेषताएं हैं जिसे हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी हमने मध्य पाषाण काल को देख लिया, इससे संबंधित सभी विशेषताओं को व इनके प्रमुख स्थलों को देख लिया, सभी साक्ष्यों को समझ लिया। अब आगे हम नवपाषाण काल को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।